हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आज 10 फरवरी है और 20 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो हम आज साइंस का सैम्पल पेपर ही सोल्व करने वाले हैं और अगले 9 दिन में लगातार आपके पास सैम्पल पेपर की वीडियोस आएंगी और एमसीक्यू की वीडियोस आएंगी। तो आपका सारा सिलेबस एक बार फिर से कवर हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से कवर हो जाएंगे। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और क्लास 11-12 के लिए आपका जो भी कंटेंट रहने वाला है वो भी आपके लिए फ्री रहने वाला है। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ फ्री रहेगा। और ऐसे ही 10th में जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए भी साइंस और मैथ्स बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। तो ये चैनल को अपने भाइयों के साथ और बहनों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि वो यहाँ पे जुड़े रहे और एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। तो चलिए सैम्पल पेपर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A student took copper, aluminium, iron and zinc strips separately in 4 test tube labeled 1, 2, 3 and 4। तो इसमें हो गया हमारा कॉपर, इसमें हो गया हमारा एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ही एडेड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन्होंने डाला FeSO इन ईच टेस्ट ट्यूब। ब्लैक रेजिड्यू विल ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट ट्यूब। ब्लैक रेजिड्यू किस किस टेस्ट ट्यूब में ऑब्टेन होगा? तो देखो, उस चीज में ऑब्टेन होगा जहां पे आयरन को रिप्लेस किया जा सके। कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल कर देगा। आयरन आयरन को रिप्लेस नहीं करेगा। जिंक आयरन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी टेस्ट ट्यूब सेकंड एंड टेस्ट ट्यूब 4 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको ब्लैक रेजिड्यू मिलने वाला है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और एल्यूमिनियम और जिंक आपके आयरन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है? तो जैसे एल्यूमिनियम plus FeSO4 gives Al2SO4 whole thrice plus Fe, and zinc plus FeSO4 gives ZnSO4 plus Fe। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड था। ठीक है, टॉपिक भी पता चलना चाहिए ना बच्चों को कहाँ से आ रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पे ये एमसीक्यू था। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेटल डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर? कौन से मेटल को कोरोड नहीं होते, मीन्स इनका कोरोजन नहीं होता। देखो, आयरन का कोरोजन होता है, सिल्वर का भी कोरोजन होता है, कॉपर का भी कोरोजन होता है। ठीक है ना। आयरन में एक ब्राउन लेयर बन जाती है भाई, सिल्वर में एक ब्लैक लेयर बनती है और कॉपर में कौन सी लेयर बनती है? ग्रीन कलर की लेयर बनती है। गोल्ड में कोई लेयर नहीं बनती, गोल्ड का कोरोजन नहीं होता क्योंकि ये है नोबल मेटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स बेटा जो रिएक्ट नहीं करते, है ना, विच डू नॉट रिएक्ट इजीली, विच डू नॉट रिएक्ट, जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसे मेटल्स को हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स कहते हैं। और ये इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोरोजन नहीं होगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इनडाइजेशन मतलब आपने खाना वाना जो खाया है वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है आपका एसिड ज़्यादा निकल गया हो पेट में। तो ऐसे क्या होते हैं? एंटा एसिड्स। ऐसा क्या होते हैं? एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं। एंटा एसिड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं। जो हमारी स्टमक में HCl ज़्यादा रिलीज हो गया उसके कारण आपको इनडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक बेस यूज़ करेंगे जो किस में होता है? एंटा एसिड्स में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज शोन इन द एक्सपेरिमेंट? क्या है ये? बर्नर है। यहाँ पे ग्लास वूल है ये, अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो ये क्या है? ग्लास वूल। सोक्ड इन वाटर मतलब इसको गीला करा हुआ है, ये जलेगी तो पानी की वेपर्स यहाँ से निकलेंगे।
स्टीम यहाँ पे निकलेगी और यहाँ पे एक ये मेटल रखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये क्या है, मेटल है। तो बेसिकली यहाँ से स्टीम आएगी, यहाँ से क्या आएगी, स्टीम आएगी। उस स्टीम इस मेटल पे क्या करेगी, आके रिएक्ट करेगी और उसके बाद ये फर्दर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया क्या जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक्शन देख रहे हैं स्टीम का मेटल के ऊपर, ठीक है ना। ग्लास वूल को जो पानी में सोक किया हुआ है वहाँ से आपको क्या मिलेगी, स्टीम मिलेगी। जब वो बर्न होएगी तो उससे आपको क्या मिलेगी, स्टीम मिलेगी, और वो स्टीम जाके मेटल के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। तो एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है वो हमें पता है ना, मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पढ़ा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। If a copper is kept in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. ठीक है, it is due to the formation of, देखो हमने नोट्स के हिसाब से हम अपना आंसर लिखें तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, है ना। बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण कॉपर पे एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पटीना। इसे क्या बोला जाता है, पटीना। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर कार्बोनेट हमारा पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है, ठीक। इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो देखो मैं पूरी प्रोसेस लिख देता हूँ कि कॉपर में कैसे जंग लगता है, मीन्स कॉपर कैसे करोड होता है। कॉपर जो होगा वो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ये होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये आपको क्या करेगा, ग्रीन कलर की लेयर रहती है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आयरन पे वो ख़त्म कर देती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर फ्रॉम विच एसिड एंड एल्कोहल इज फॉर्म्ड, नेम द एसिड एंड द एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता आपको ये दिख भी रहा होगा, मैं इसका दोबारा से आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। H डबल बॉन्ड O, टू H। तो देखो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से मिलके क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो एस्टर से दोबारा आपको क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलेंगे। अब जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आपने रिएक्शन में किया था ये आप लेते हो, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH हटाते हैं हम, ठीक है। तो आपको मिलता है मीन्स C डबल बॉन्ड OR डैश, ये आपका एस्टर हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कहाँ से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और ये वाला पार्ट आपका कहाँ से आ रहा है, एल्कोहल से। तो मीन्स ये जो है देखो C डबल बॉन्ड OR डैश, तो ये जो सारा पार्ट है ये क्या है, R डैश, ये अल्कोहल से आएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है ये अल्कोहल से है। तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होगा, 3 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है बेटा, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो एक तो अल्कोहल कौन सा मिलेगा हमें, प्रोपेनॉल मिलेगा। और यहां पे एक कार्बन वाला क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCHO। HCHO मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा लगेगा, या फॉर्मिक एसिड इसे बोल दो, ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेनॉल। एक ही में है प्रोपेनॉल, तो दूसरा तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रिएक्शन ये हुई कैसे है, चेक हमने किया कैसे है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन आती है कि एस्टर की फॉर्मेशन, एस्टेरिफिकेशन, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक
प्रोसेसेस क्या होती हैं, एनारोबिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? ईस्ट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, बिल्कुल। प्रोड्यूसेस इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल ऑफ ह्यूमन बींग। तो कहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, कहीं पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें बताना था एनारोबिक प्रोसेस ईस्ट में होती है भाई, जब उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, जब आपका एल्कोहल बनता है। ठीक है, चलो। द एग ऑफ एन एनिमल कंटेन 10 क्रोमोसोम्स। कोई एक एनिमल है, ठीक है, जो भी एनिमल है उसके एग में 10 क्रोमोसोम है। एग सेल में 10 क्रोमोसोम है। तो एग सेल्स जो होते हैं, देखो जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जिसमें मतलब एक सिंगल सिंगल कॉपी आएगी। तो यहाँ से जो ये आ रहे हैं 10 क्रोमोसोम्स, मीन्स इसका जो न्यूक्लियाई होगा या न्यूक्लियस होगा वो तो डाइप्लॉइड होंगे, बाकी सारे सेल्स तो वहाँ पे तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 20 क्रोमोसोम्स। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 20 क्रोमोसोम्स। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ विच वन इज एक्स क्रोमोसोम। अब इसमें क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। हाउ मेनी ऑटोसोम्स वुड बी देयर इन द कैरियोटाइप ऑफ दिस एनिमल। कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप होता है नंबर एंड अपीयरेंस, नंबर एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, कितने हैं और कौन सा है। ठीक है, मतलब टोटल इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, वो कौन से हैं, उसमें से ऑटोसोम्स कितने हैं, में से ऑटोसोम्स कितने हैं। देखो 20 क्रोमोसोम्स में से आपको पता है कुछ क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, और कुछ क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो इसमें जब ये एक्स आ रहा है तो एक्स तो कितने होंगे, दो तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम होंगे हमारे, और बाकी के 18 बचे वो क्या होंगे, हमारे ऑटोसोम्स होंगे। वो क्या होंगे, ऑटोसोम्स। तो सिंपल आंसर क्या आया हमारा, यहाँ पे ऑटोसोम्स पूछा गया है, टोटल नहीं पूछे गए। एक टोटल का भी आंसर दे रखा है यहाँ पे 20, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑटोसोम्स हमें बताने हैं, ऑटोसोम्स मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा बाकी जितने पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन जीन्स। कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी वो किस में होती है, जीन्स में ही होती है। पर्टिकुलर जीन के हिसाब से ही पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारा डेवलप होता है। चलो, इन ए प्लांट स्मूथ सीड्स आर डोमिनेट ओवर रिंकल सीड्स, ग्रीन सीड्स आर डोमिनेट ओवर येलो सीड्स। अ प्लांट होमोजाइगस फॉर स्मूथ एंड ग्रीन इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। मीन्स क्या हुआ है यहाँ पे, एक हमारा स्मूथ एंड ग्रीन प्लांट है, उसको हमने रिंकल्ड एंड येलो से क्रॉस करवाया है। द F1 offspring are self crossed to produce F2 generation। तो यहां से जो हमारी F1 जनरेशन आएगी, ठीक है, जो F1 जनरेशन क्या बनेगी, एस कैपिटल जी स्मॉल, ये F1 जनरेशन आई, इसका हमने सेल्फ क्रॉस करवाया। इसका हमने क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। इफ टोटल 160 ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, टोटल 160 ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, हाउ मेनी ऑफ प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन हमें चाहिए कि इनमें से रिंकल हो, रिंकल का मतलब स्मॉल एस, और ग्रीन कैपिटल जी। एक मिनट, ग्रीन सीड्स, हाँ कैपिटल जी। ये भी हो सकता है, अब उसका ये नहीं है कि वो कैसा होगा, मतलब वो होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो देखो अगर इसका आप सेल्फ क्रॉस कराओगे तो आपको पता है जो रेशो निकलेगी वो 9:1 की निकलेगी, और जिसमें से 9 क्या होंगे, 9 डोमिनेंट ट्रेट वाले होंगे। डोमिनेंट ट्रेट वाले मतलब ये स्मूथ होंगे एंड ग्रीन होंगे, ये क्या होंगे, स्मूथ होंगे और ग्रीन होंगे।
कुछ क्या हो सकते हैं, रिंकल्ड ग्रीन हो सकते हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन। कुछ क्या हो सकते हैं बेटा, स्मूथ एंड येलो हो सकते हैं, स्मूथ एंड येलो होंगे। और सबसे रिसेसिव एक ये कौन सा होगा जो बिल्कुल रिसेसिव ट्रेट का होगा कि ये रिंकल्ड होगा और येलो होगा, एक यही होगा। तो हमें चाहिए क्या कि वो रिंकल्ड हो और ग्रीन हो, रिंकल्ड हो ग्रीन हो। तो ऐसे हमें टोटल कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं जब हम इनका सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। कितने में से, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, 16 में से हमें 3 मिल रहे हैं, जबकि हमारे टोटल कितने हैं 160। टोटल कितने हैं 160। तो टोटल ये कितने बन गए 30। 160 में से 30 ऐसे होंगे जो रिंकल्ड होंगे और क्या होंगे, ग्रीन होंगे। तो देखो जिसने अच्छे से कर रखे है ये, ठीक है, क्रॉस कराना जिसको आता है और उसने उस टेबल को समझा हुआ है, तो उसके लिए तो ये आसान था। अदरवाइज अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें पूरा का पूरा सेल्फ क्रॉस करा के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं वो भी आपके लिए बनाता हूँ। हम टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई है, ठीक है, F1 जनरेशन आई है, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल जी। तो यहाँ से हमें कौन कौन से गैमेट्स मिलते हैं, एस जी, एस स्मॉल जी, स्मॉल एस कैपिटल जी और स्मॉल एस स्मॉल जी, है ना। चलो तो भाई बनाना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एस कैपिटल जी, कैपिटल एस स्मॉल जी, स्मॉल एस कैपिटल जी, स्मॉल एस, यही सेम यहाँ पे। एस एस जी, एस एस कैपिटल जी, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल जी, एस कैपिटल एस स्मॉल जी, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल जी स्मॉल जी। तो ऐसे ही आपको अब करके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई डायरेक्ट हमने कर लिया है। अब जिसको समझ नहीं आया है, जो थोड़ा वीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, के लिए आपको थोड़ा देखो टाइम देना पड़ेगा। ये अब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम लगाओ। इनफ टाइम आपके पास होता है। अगर आपने सैम्पल पेपर कर रखे हैं तो आपको पता है आप 3 घंटे में पेपर पूरा कर लोगे, उससे पहले ही आपका पेपर पूरा हो जाता होगा, है ना। तो प्रॉब्लम नहीं है कोई। अब इसमें हमें रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या है, स्मॉल एस है, और ग्रीन है ना, ग्रीन चाहिए। ग्रीन हमें मिलेगा कैपिटल जी से। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं जो हमें रिंकल्ड मिले। रिंकल्ड ये जो होगा ये रिंकल होगा, ये जो होगा ये रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा, ये जो होगा रिंकल्ड और ग्रीन होगा। और कोई होगा यहाँ पे, और किसी में सब में कैपिटल एस आ रहा है, ये वाला जो होगा ये रिंकल तो होगा, लेकिन ये रिंकल के साथ येलो होगा। तो वही देखो 3 आ रहे हैं, टोटल कितने थे 16 में से 3 हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन मिल रहे हैं, और हमारे टोटल ऑफ स्प्रिंग्स कितने थे, ये 160 ऑफ स्प्रिंग्स थे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आंसर क्या आएगा 30, तो क्या आएगा यहाँ से 30। क्लियर है। तो ऐसे करके देख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं आना कि हमें नहीं पता कैसे होगा। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। बिल्कुल सही है। और ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, ये प्रोसेस हमारी साइटोप्लाज्म में होती है ना। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के अंदर वो हर जगह पे क्या होती है, यूनिफॉर्म।
हर जगह पे क्या होती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हम बोल सकते हैं कि जो हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस आर यूजली मेड ऑफ निक्रोम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यूज ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर वेस्ट डिस्पोजल इज कॉल्ड। वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए जो हाई टेम्परेचर पे हम उसको वेस्ट डिस्पोजल किया जाता है। यूजुअली जो हाई टेम्परेचर पे होता है यहाँ पे प्रोसेस में, मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको हिंट मिल जाएगा। 1000 डिग्री से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1000 डिग्री से ज़्यादा होता है। और एरोबिक कंडीशंस होती हैं। और एरोबिक कंडीशंस होती हैं। अभी तक किसी को याद नहीं आया था तो याद आ जाना चाहिए। क्या इसको कहते हैं? इंसिनरेशन। तो क्या कहा जाता है? इंसिनरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन बायोडिग्रेडेबल। कौन से ग्रुप में ओनली बायोडिग्रेडेबल एटम है, एलिमेंट्स हैं? तो ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। अब देखो, लेदर जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। लेदर एक नेचुरल प्रोडक्ट है आपका, जो एनिमल की स्किन से बनाया जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा। यहाँ पे प्लास्टिक आ रहा है, नहीं होगा। फ्रूट पील, केक, लाइम जूस, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। केक, वुड, ग्रास, सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल। तो ए, सी और डी, ए सी डी रहा हमारा। ठीक है। लेदर का किसी किसी बच्चे को डाउट आ सकता है कि लेदर होगा या नहीं होगा। लेदर होगा भैया, ये एक ना एनिमल स्किन का प्रोडक्ट है। लेदर में क्या होती है? एनिमल स्किन होती है, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा? बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग। कलर ऑफ aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it. Okay. Lead is more reactive than copper and hence displaces copper from its source. बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है ना? कि अगर आप लेड डालोगे कॉपर सल्फेट में तो वो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर के कारण ही क्या था? जो कलर था, जब कॉपर ही निकल जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। नेक्स्ट, रीजेनरेशन इज गेटिंग ए फुल ऑर्गेनिज्म बैक फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। हाँ जी, रीजेनरेशन तो यही होता है कि एक छोटा सा बॉडी पार्ट है, उसी से भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ग्राफ्टिंग में स्टॉक इज प्लेस्ड ओवर सियोन। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में आपने देखा होगा, यहाँ से काटते हैं और फिर यहाँ पे लगा देते हैं। एक को स्टॉक बोला जाता है, एक को सियोन बोला जाता है। तो दोनों चीज़ें ठीक हैं ये, लेकिन रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, रीजनरेशन किस किस में होता है? एग्जाम्पल दे के बताना। ठीक है, रीजनरेशन हमारा होता क्या है कि किसी भी डैमेज सेल या टिश्यू से दोबारा तो रिपेयर हो जाए और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाए। तो किस किस में आपने रीजनरेशन की प्रोसेस पढ़ी है, वो आप कमेंट करके बताओ। टू बार मैग्नेट अट्रैक्ट व्हेन दे आर बोथ नियर टू ईच अदर विद सेम पोल। सेम पोल के साथ तो हमेशा ही क्या होगी? रिपल्शन होगी। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये ठीक है, ये गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। A is false, R is true. Next, the second trophic level of the food chain operating in the grassland is mostly acquired by a carnivore. नहीं, जो सेकेंड ट्रोपिक लेवल होगा वो हमेशा ही क्या होगा? एक हर्बीवोर होगा। वो हमेशा ही क्या होगा? एक हर्बीवोर होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रोपिक लेवल है वो तो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट। अब प्लांट को खाने वाला कोई कार्निवोर थोड़ी होगा। प्लांट को खाने वाला तो कोई क्या होगा? हर्बीवोर ही होगा। तो ए इज फॉल्स। नेक्स्ट, कार्निवोर फीड अपॉन हर्बीवोर एंड आर सेकेंडरी कंज्यूमर। बिल्कुल सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि जो हर्बीवोर है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ना। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो क्या हुआ? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अगेन, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, चलो 20 आपके एक एक नंबर के ये क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं मेरे को कमेंट करके साथ साथ बताते रहना। ठीक है।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 आप रीड करो इसको। क्या कह रहे हैं? अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। इथाइन, कैन यू टेल वाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? देखो, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग की प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए हाई टेम्परेचर। हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर क्या हो? हाई हो। लेकिन जब आप इथाइन को एयर के साथ बर्न कराओगे, अब इथाइन क्या है? एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एयर के साथ जब बर्न होते हैं तो वो एक क्लीन फ्लेम तो नहीं देते, वो एक येलो एंड सूटी फ्लेम देते हैं। येलो एंड सूटी फ्लेम देते हैं, और जिसका टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। का टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। जबकि अगर इसको आप प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे, प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे, देन बर्न्स विद क्लीन ब्लू फ्लेम। तब ये आपका पूरी की पूरी अच्छी फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। और आपको पता है ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग में हम इथाइन को प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं, ना कि एयर के साथ। ठीक है? एयर के साथ बर्न कराओगे तो आपको इतना सफिशियंट टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा कि वो दो मेटल्स को क्या कर दे? ज्वाइन कर दे। ठीक है? उनमें वेल्ड हो जाए, ऐसा आपको टेम्परेचर मिलेगा नहीं। तो एक चीज़ समझ आ गई कि हमें क्या करना है। जब भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हमारे पास है और हमें चाहिए हाई टेम्परेचर, तो उसको हमेशा ही प्योर ऑक्सीजन की फॉर्म में आप बर्न करोगे। तो वहाँ पे जब भी आप वेल्डिंग की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे एक जो मिक्सचर आपको मिलेगा, एक सिलेंडर आपको मिलेगा, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। दो सिलेंडर रखे होते हैं, एक में क्या होती है? प्योर ऑक्सीजन होती है, एयर नहीं होती। ठीक है? चलो, ये आपका डिटेल है कि इथाइन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Since it has high carbon content, it burns in air with a sooty flame due to the presence of unburned carbon in it. Due to its incomplete combustion, heat produced is not sufficient to attain high temperature needed for the welding. In order to ensure complete combustion and to obtain a high temperature needed for welding, a mixture of ethane and oxygen is used. Ethine और ऑक्सीजन का हम मिक्सचर क्या करते हैं? यूज करते हैं। चलो, next question. What will happen if the fallopian tube are partially blocked and ovulated eggs are prevented from reaching the uterus? तो ऐसे में क्या होगा? देखो, फेलोपियन ट्यूब में हमें पता है क्या होता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर देखो, इसने होना कहाँ था? फेलोपियन ट्यूब में। अब फ्लैप फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक हो गई है तो मीन्स फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन जब यहाँ पे हो गया है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जायगोट फॉर्म हो गया है। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज डन। जायगोट हो गया, लेकिन वो जायगोट आगे यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब क्या हो चुकी है? ब्लॉक हो चुकी है। उसका रास्ता क्या हो चुका है? बंद हो चुका है यूट्रस तक जाने का। मीन्स जायगोट तो फॉर्म होगा बट उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी। यूट्रस में जाके जो इम्प्लांटेशन होनी है वो नहीं होगी। ठीक है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विल हैपन बट इम्प्लांटेशन विल नॉट हैपन। इम्प्लांटेशन नहीं होगी लेकिन फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वाई? क्लोरोफिल क्यों चाहिए भैया फोटोसिंथेसिस कराने में? क्लोरोफिल का रोल क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल क्या होता है? ये आपकी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है? क्लोरोफिल क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी, और वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में।
ये हमारा रोल है क्लोरोफिल का। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट वाइल रेस्टिंग अंडर इट ड्यूरिंग द मिड डे इज नॉट बैड। तो हमें पता है नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही होगी, नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनके पास जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज होगी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करोगे तो आपको क्या फील होगा? सफोकेशन, आपको हेडेक, डिजीनेस आपको फील हो जाने शुरू हो जाएगी, फिर आपका भारी भारी होने लग जाएगा। ठीक है। इसलिए हमें कभी भी रात के टाइम पे पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलो, ये आपकी डिटेल लिखी हुई है, क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच टेक्स द पार्ट ऑफ। चलो, हो गया हमारा। और इसमें भी वही है कि CO2 हियर रिलीज होगी, जो आपका CO2 है वो आप इनहेल करोगे और जिससे आपको क्या होगा? सफोकेशन फील होगी, आपकी चेस्ट हैवी होने लग जाएगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से आपका एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है। अब कॉनकेव लेंस से आपको क्या याद आना चाहिए? कॉनकेव लेंस से याद आनी चाहिए कि आपकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो फोकल लेंथ होगी हमारी -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो 30 सेंटीमीटर। लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक नेचर पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस। तो लेंस फॉर्मूला आप लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v -1। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। -1/15 -1/30, तो ये क्या आएगा? -2 -1/30। तो v की वैल्यू क्या आई यहाँ से? -30। माइनस का मतलब ये इट इज़ फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बन रही है ये। ठीक है, लेफ्ट साइड में बन रही है, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, ये आपको दिखा रहा है। अब देखो, आप इसका मैग्नीफिकेशन भी निकाल के देख सकते हो, लेकिन हमें पता है तो ये इमेज होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी? पोजीशन हमने बता दी। ठीक है, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल होगी तो ये इरेक्ट भी होगी और डिमिनिश तो होगी होगी। आप इसका मैग्नीफिकेशन निकाल के भी बता सकते हो डिमिनिश है, लेकिन आपको वैसे भी पता होगा कि कॉनकेव लेंस हमेशा ही क्या बनाएगा? एक डिमिनिश बनाएगा। ठीक है। लिस्ट 2 रीजन टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स इज असेंशियल इन इकोसिस्टम। तो भैया डीकम्पोजर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? डीकम्पोजर्स डेड एनिमल पे क्या करेंगे? फीड करेंगे। अब जो एनिमल डेड हो गया है उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, में क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको फीड करेंगे। उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो दोबारा से कहाँ मिल जाएगा? सोयल में मिल जाएगा। तो सोयल का नरिशमेंट क्या हो गया? फिर से हो गया, है ना? सोयल को और न्यूट्रिएंट्स दोबारा से मिल गए, जो सोयल से निकल के उस ऑर्गेनिक और एनिमल में गए थे, वही चीज़ उसको क्या होगी? दोबारा मिल गई। तो इन्होंने रीप्लेनिश, इसको क्या बोलते हैं? दे रीप्लेनिश द सोयल। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये किस में कन्वर्ट करेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब मैं देखो ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ना एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कई बार धोखा खा जाते हैं कि डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर से जाके कहाँ मिल जाएंगे? सोयल में मिल जाएंगे। तो सोयल फिर से क्या हो जाएगी? रिप्लेनिश हो जाएगी। सोयल्स क्या हो जाएंगी? मतलब हेल्दी हो जाएगी और ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफर एज स्कैवेंजर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन वाई। यही सेम चीज़ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ पे हो गई, और लिखने के लिए आपका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर में, जिससे हमारी सोइल दोबारा से क्या हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। ओके, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये तो 1 नंबर में था। आईज में जो प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। प्यूपिल का साइज किससे कंट्रोल होता है, आइरिस से। चलो, विच टाइप ऑफ मेटल कैन बी obtained इन देयर प्योर फॉर्म जस्ट बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड्स इन एयर। गिव वन एग्जांपल। कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब उनको, देखो मेटलर्जी की पूरी अगर प्रोसेस की बात करें, मेटलर्जी की प्रोसेस क्या होती है, 4 स्टेप्स होते हैं ना आपके पास। अब 4 स्टेप्स में से एक लास्ट स्टेप ये होता है जिसमें हमें रिडक्शन करके निकालना होता है मेटल को, ठीक है। 4th स्टेप में, 5th स्टेप तो रिफाइनिंग हो गया, 4th स्टेप में रिडक्शन होता है। और ये कह रहे हैं कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, जस्ट बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड्स को क्या कर दो, हीट कर दो। ऑक्साइड्स को क्या किया जाता है, हीट। तो कौन से मेटल्स के ऑक्साइड्स को हीट किया जाता है, ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी लो हो, ठीक है ना। लो रिएक्टिविटी के जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स को डायरेक्टली आप हीट कर दो, तो वहाँ से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, जिसे आपने नोट्स में ऑटो रिडक्शन भी पढ़ा होगा। हम क्या कह देते हैं, ऑटो रिडक्शन, अपने आप हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि जो मेटलर्जी की जब आप प्रोसेस कर रहे हो उसमें जो टेम्परेचर आप दे रहे हो, उसी के कारण जो हीट इतनी निकल रही है ना, उसी हीट से ही आपके जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब कॉपर CU2O ये ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, मिलेगा आपको, और यहाँ से आप इसको हीट करोगे तो आपको मेटल मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कहा था कॉपर। अब कॉपर जो है, कॉपर के और अगर देखोगे तो वो पहले सल्फाइड की फॉर्म में होंगे। अब सल्फाइड से आप पहले इसको क्या करोगे, रोस्टिंग करके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करोगे। तो देखो पहले 2 स्टेप तो सेम है, एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पे 3rd स्टेप में क्या आता है कि अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको रोस्टिंग करके ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आते हैं, और ऑक्साइड से फिर ये, अब लो रिएक्टिविटी है, काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ठीक है, नीचे होता है आपका कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में। तो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स को आप ऑटो रिड्यूस कर सकते हो, मीन्स हीट देके का काम चल जाएगा। जबकि हाई रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी पड़ती है, मीन्स सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो टू ऑब्टेन मैंगनीज मेटल इन प्योर फॉर्म, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, ये रिएक्शन कैसी है। तो भैया एल्यूमिनियम में मैग्नीज को क्या करा है, डिस्प्लेस करा है, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस रिएक्शन, एल्यूमिनियम का रोल क्या है। एल्यूमिनियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, तो मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन किसी मेटल में से निकाल दें, किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को निकाल दें, तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल, वाई। क्योंकि कार्बन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं ना। अब जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स होते हैं, और जो कार्बन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। कार्बन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, जो अभी हम बात कर रहे थे। वाई, वेयर आर दीज मेटल प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ आर दीज मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स। टेक एन एग्जाम्पल
to explain the process of extraction along with the chemical equation. What are the various method used for concentration of ore या ore tracing? तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, वो जो डिपेंड करती है उसमें गैंग कैसी है, इम्प्योरिटी कैसी है। तो मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ आपके लिए, काफ़ी सारे 3-4 मैं आपके लिए प्रोसेस लिख के आया हूँ, लेकिन वो आपके सिलेबस में इतना है नहीं। किसी एक को याद रख लेना, और जो आपने सिलेबस में पढ़ा भी होगा क्लास में, मैग्नेटिक सेपरेशन वाला। ईजी है, छोटा है, ठीक है, उसी पे आपसे पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन, और इसका जो रहेगा वो प्रिंसिपल ध्यान रख। अब प्रिंसिपल क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपने क्लास में भी अच्छे से किया हुआ है। चलो पहले ऊपर वाले का आंसर देते हैं, कार्बन, बिकॉज कार्बन क्या है, इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। भैया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। दूसरा ये कह रहे हैं, वेयर आर दीज मेटल प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज, प्लेस्ड इन अपर पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, प्लेस्ड अपर पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ होते हैं। हाउ आर दीज मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स, कैसे हम इनके ओर से इनके मेटल को लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। टेक वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है डिटेल में कि ऑक्साइड्स जो होते हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स होते हैं, और इनको कार्बन नहीं कर पाएगा रिड्यूस, क्योंकि कार्बन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यहाँ पे करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की प्रोसेस जो आपके नोट्स में थी एल्यूमिनियम वाली, मैं आपके लिए डायरेक्ट ही वही लेके आया हूँ। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, सबको ये पता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे करके दिखानी पड़ेगी, क्लियर। और ये दूसरा जो सेकंड वाला ऑप्शन में था चॉइस में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है कि उसमें से गैंग को रिमूव करना, मीन्स इम्प्योरिटी को रिमूव कर देना, जिसे हम गैंग कहते हैं। अब वो अलग अलग उसका जो प्रिंसिपल होता है वो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। तो इसमें 3-4 मेथड हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये वाला मेथड कर लेना, यही मेथड कराया जाता है और यही मेथड आपसे पूछा भी जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन वाला, क्लियर है। इसमें ये आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो, बहुत ईजी है। और इसके अलावा आपको जो मेथड लिखे हुए हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम अपना खाने को इनटेक करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होती है, मोड ऑफ या प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ टेक ऑफ। अब व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स क्या होंगे, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फिर कंज्यूमर्स ही होते हैं। ये ऑटोट्रोप्स पे ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, अपना खाना अपने आप नहीं बनाते, डिपेंड्स ऑटोट्रोप, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, द सम टोटल ऑफ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड मटेरियल एंड प्रिपेयर देम फॉर द यूज इन ग्रोथ। तो दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, ने डिस्कस कर लिया है। इन ह्यूमन बींग्स, if gene B gives brown eyes and gene small b gives blue eyes, what will be the color of the eye of a person having a combination of ब्लू और ब्राउन आइज की बात हो रही है। कैपिटल बी हमें ब्राउन आइज देता है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी ये पार्ट है, इससे क्या होगा भैया, कैपिटल वाला क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है,
कैपिटल से जो लिखी हुई है वो क्या है, डोमिनेट है। तो डोमिनेट इसमें क्या होंगी, इसकी क्या होंगी, यहाँ पे कैसी आइज मिलेंगी, ब्राउन आइज मिलेंगी। स्मॉल बी यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो ब्लू आइज मिलेंगी। और कैपिटल बी दोनों ही डोमिनेंट है, यहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेगी, ब्राउन आइज आपको मिल जाएंगी। व्हाट डू यू क्लास दिस ट्रेट ऑफ कलर, आई कलर इन ह्यूमन बींग, इस ट्रेट में आएगा। तो भैया ये तो इनहेरिटेड है, ठीक है ना, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, क्योंकि ये तो डीएनए के अंदर जीन के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए से तो आई है उसमें, ठीक है, पेरेंट्स से वही आएंगी। ये थोड़ी है कि बाद में आपने, चलो मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि ब्लू आइज चाहिए, आपकी ब्लैक थी, ब्लू आई आप एक्वायर कर लोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता, आइज़ का कलर तो नहीं चेंज करा सकते हैं। हाँ, लेंसेज वगैरह लगा सकते हो आप, है ना, एक्वा लेंस आप लगा लेते हो, तो उससे आपकी आइज़ का कलर थोड़ी चेंज होता है। तो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। देखो, रियल इमेज कब बनती है, जब एक्चुअल में रेज क्या कर रही हो, इंटरसेक्शन कर, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ, आर लिख देता हूं मैं, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ये अपीयर टू मीट, फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू मीट। हम इनको एक्सटेंड करके मिलाते हैं जब। और ये क्या हो सकती हैं भैया, स्क्रीन पे आप इनको उतार सकते हो, है ना, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इनको आप नहीं कर सकते, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन। ये हमेशा ही इन्वर्टेड होंगी, ऑलवेज इन्वर्टेड, एंड दे आर ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा ही क्या होगी, सीधी, हमेशा ही क्या होंगी, ये सीधी होंगी। चलो नेक्स्ट। Given in the figure is the circuit diagram is which three resistor 1, 2, 3 ohm are connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.5। अब ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने इंटरनल रेजिस्टेंस वाला किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 लगा रखे हैं, कैलकुलेट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा चेंज किया हुआ है। देखो, इन द गिवन सर्किट डायग्राम 1 ohm 2 ohm 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ EMF, मतलब EMF मतलब बैटरी, तो क्या समझोगे, बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। अब सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है, इसको नए पेज पे बनाते हैं। तो 1 ohm 2 ohm 3 ohm, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, और 0.5 क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए दिया हुआ, तो करते हम क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस हम बैटरी के साथ लगा देंगे, 0.5। तो 1 ओम ये था हमारा, 2 ओम ये, और 3 ओम। पूछा हुआ है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो चलो भाई, इन दोनों का क्या आएगा मिलके, 3 ओम, 3 ओम, और यहाँ पे 3 ओम, इस पूरे सर्किट का क्या आएगा यहाँ से, 1 ओम, और प्लस फिर ये 1 ओम,
2 वोल्ट की बैटरी होगी, ऊपर का सारा सोल्व करके 1 ओम आया, यहाँ पे 0.5, और ये 1 और 0.5 सीरीज में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5 ओम। क्लियर है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कभी भी किसी भी बैटरी के साथ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दें तो उतना ही रेजिस्टेंस, जितना भी वैल्यू उन्होंने दी हुई है, वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो सीरीज में। ठीक है, बैटरी के साथ आप ऐसे करके जोड़ देना। तो इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, अब एक और सेल इन्होंने 2 वोल्ट का ही लगा दिया और 0.5 ओम ही उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, मीन्स आपको करंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो फिर से अगेन क्या करो, दोबारा से एक 2 वोल्ट का सेल लगा दो और 0.5 एम्पियर का क्या करो, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जो वोल्टेज है बैटरी की अब क्या हो जाएगी, 4 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 वोल्ट ये और 2 वोल्ट ये। और ये आप घर पे अपना सोल्व करो कि इसका आंसर क्या आएगा और मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, फिर मैं आपको लिख दूंगा वहाँ पे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। देखो, वोल्टेज जोड़ देना और रेजिस्टेंस क्या होंगे, ये सीरीज में लग जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं भैया इलेक्ट्रिक करंट के, है ना। जब किसी कंडक्टर में से हम करंट पास कराते हैं तो वो क्या करता है, हीट हो जाता है। कंडक्टर में से अगर आप करंट पास कराओगे देन दिस करंट प्रोड्यूसेस हीट, इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट्स, स्टेटिंग द मीन्स ऑफ द सिंबल्स यूज्ड। सिंबल वगैरह यूज़ करके दिखा देना भैया, सर्किट डायग्राम बना के देना। हीट का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन सबको ही आते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चंस भी नहीं आते ना, तो आपकी तैयारी बहुत बेकार चल। नेम द टू अप्लाइंसेज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट पे कौन से अप्लाइंसेज यूज़ होते हैं, या हीटर हो गया, है ना, सिंपल हीटर, गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो हो गई आपकी, ये सारे के सारे आपके हीटिंग इफेक्ट पे ही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। लो भैया, एस्टेरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन क्या होती हैं। तो एक साइड हम लिख लेते हैं एस्टेरिफिकेशन और इधर हम लिख लेते हैं एस्टेरिफिकेशन। में क्या होता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, रिएक्ट्स विद अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, देन स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड हम क्या बोलते हैं, एस्टर इज फॉर्म। स्पोनिफिकेशन क्या होती है, कई बच्चों को इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोनिफिकेशन कई बच्चे कहते हैं कि एस्टेरिफिकेशन का उल्टा है। नहीं, स्पोनिफिकेशन क्या होती है, स्पोनिफिकेशन इज एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टेरिफिकेशन में एस्टर बन रहा है, स्पोनिफिकेशन में एस्टर जो बना है उसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होता है। जैसे यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन आएगी सी प्लस सी एच एच, यहाँ से ये रिमूव कर दो H3 प्लस आपका क्या मिल गया, वाटर। और यहाँ पे ये आपका फॉर्म हुआ है H3 H3O5, इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिमूव होगा तो आपको क्या मिलेगा, COONA सोडियम एसिटेट प्लस C2H5। तो ये जो मिला आपको, ये है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप क्या कहते हो, सोप। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोप।
क्या था, विद लेवल डायग्राम डिस्क्राइब ब्रीफ इन एक्टिविटी टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो भैया टेस्ट ट्यूब बना के दिखा देना। वट आर डिटर्जेंट्स केमिकली, लिस्ट टू मेरिट्स demerits of using detergent for cleansing, state the reason for suitability of detergents for washing even in the case of water having calcium and magnesium। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से क्या मतलब है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जैसे सोप आपने पढ़ा है वैसे ही डिटर्जेंट भी होते हैं। सोप क्या होती हैं, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं। देखो मेरिट्स में अभी एक बात उन्होंने खुद ही लिख दी है कि डिटर्जेंट्स को क्या आप क्या कर सकते हो, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में यूज़ किया जा सकता है। वाटर एंड हार्ड वाटर दोनों में ही आप कर सकते हो, बल्कि डिटर्जेंट्स को आप एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हो, एसिडिक मीडियम। डीमेरिट्स की बात करें तो एक तो महंगे होते हैं, सोप आपकी सस्ती होती हैं। दूसरा डीमेरिट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सबसे बड़ा। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन करते हैं डिटर्जेंट्स जो होते हैं। तीसरा इन्होंने पूछा था कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन में, मतलब हार्ड वाटर में भी क्यों यूज़ किए जा सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं बनाते, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड, रीज़न हम, बिकॉज दे डू नॉट insoluble salts with calcium and magnesium ion। ठीक है, तो इस कारण से इनको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये रीजन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन विल लीड टू द ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इफ द पोलिनेशन डज, पोलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। All multicellular organisms cannot give rise to new individual through fragmentation or degeneration। सही बात है। Vegetative propagation is practiced for growing only some type of plants। Parents and the offspring of organism producing sexually have same number of chromosomes। या फिर explain briefly the movements in। ये सब के सब थ्योरी में बिल्कुल आपके लिए लिख के लेके आए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक लेवल की रिप्रोडक्शन में बिल्कुल होता क्या है। डीएनए कॉपिंग होती है, क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है। तो डीएनए के अंदर ही क्या होती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, प्रोटीन भी अलग बनेगा, प्रोटीन अलग बनेगा तो बॉडी का डिज़ाइन भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट और प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, जब तक पोलिनेशन नहीं होगा। अब पोलिनेशन क्या होता है, ये जो मेल गैमेट्स बने हैं, ठीक है, इनको स्टिग्मा तक लेके जाता है और वहाँ पे जब ये मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जब तक पोलिनेशन ही नहीं हुआ, पोलिनेशन मतलब मेल गैमेट्स गए ही नहीं एंथर से स्टिग्मा तक, तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, है ना। The body organ are made of tissue and specialized cell. Complex multicellular creatures cannot give birth to new life. Multicellular organism not reproduce by reach a portion cause of their high level of civilization। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हर एक डिफरेंट काम करने के लिए, एक अलग अलग काम करने के लिए हर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो एक पर्टिकुलर काम में बिजी है, ये समझ लो। तो दूसरा रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास स्पेशल सेल्स हैं।
वेजिटेटिव प्रोपागेशन अगेन या कुछ ही मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। सीडलेस प्लांट्स वैरायटी ही बनाना, रोज़, जैस्मिन, इन्हीं सब के लिए होता है। गैमेट सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग, तो ये बार बार सेम बात हो चुकी है। प्लांट की मूवमेंट, ट्रोपिक मूवमेंट, देखो दो तरह की मूवमेंट होती है ना, एक ग्रोथ से रिलेटेड होती है, एक ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। सारी की सारी यहाँ हुई हैं। ये ट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है, ग्रोथ मूवमेंट क्या होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए केव लेंस। केव लेंस है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कुछ भी करना होता है न्यूमेरिकल में, तो ये स्पेशली लाइट वाले में, तो आप मिरर या लेंस पहचाना करो है क्या। यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और ये चीज़ आपने ना कसम खा लेनी है कि हम जो लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, कभी भी कुछ भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं लाइट में, तो बिना साइन कन्वेंशन के हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ भी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें निकालो भाई, v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 1/v। डायरेक्ट अगर करें तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/-30 माइनस 1/t माइनस 2/30, तो -1/15। तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -15। तो इमेज हमने ये बता दी, पोजीशन बता दी है। नेचर क्या होगा इमेज का वो आपको पता है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बना। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश भी होगी। ये चीज़ मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोली है कि आप यहाँ से मैग्नीफिकेशन भी निकाल के दिखा सकते हो। मैग्नीफिकेशन का साइज भी क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। तो फोकल लेंथ 30 पे ही रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट भी हमारा 30 पे ही रखा। यहाँ से एक रे जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गई, डाइवर्ज होगी और कहीं पे लेगी। फिर यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराओगे, यहाँ पे कहीं पे आपकी इमेज मिलेगी, तो क्या है यहाँ से 15 सेंटीमीटर है। तो मेरा एग्जैक्ट नहीं है, आप अपना पेंसिल स्केल से अच्छे से बना लेना। चलो आगे क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, कोई लेंस किसी भी नेचर को हो, चाहे कन्वर्जिंग का हो या डाइवर्जिंग का हो, जैसा वो नेचर का है, वो अपना काम कितनी जल्दी से कर लेता है, बस ये पावर है ना। अगर वो कन्वर्जिंग नेचर का है तो वो कितनी जल्दी रेस को कन्वर्ज कर देता है, अगर वो डाइवर्जिंग नेचर का है तो वो कितनी जल्दी रेस को डाइवर्ज कर देता है। ये उसकी क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट पूछी हुई है। और फिर चलो आगे देखते हैं। तो इसी में देखते हैं, पावर ने डिफाइन कर दी, एबिलिटी टू वर्ज या डाइवर्ज। सॉरी, ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ +10 एंड -10। अब +10 वाला कौन सा होगा भैया, ये होगा कॉन्वेक्स, ये होगा कॉनकेव। स्टेट द नंबर एंड द पावर ऑफ द ईच लेंस। पावर क्या होती है, 1/10। अब ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो पावर इसकी एक की क्या हो जाएगी, +10, ठीक है। और एक की क्या हो जाएगी, -10। क्या हो जाएगी, एक की +10 और एक की -10। डायोप्टर में विच ऑफ द लेंस विल फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड भी बनानी है, वर्चुअल तो बनानी ही बनानी है, मैग्नीफाइड भी बनानी है। 8 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रख दें, फोकल लेंथ कितनी है इनकी, ठीक है, 10 है, 8 पे रखे है फोकल लेंथ, और पोल के बीच में रखोगे तो आपको कौन बना के देगा, कॉन्वेक्स लेंस ही तो बना के देगा। मैग्नीफाइड तो एक ही बना सकता है ना। कॉनकेव तो वैसे भी क्या बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे सारे आंसर्स हमारे यहीं पे हो गए। ये डायग्राम आपको बना के आना है।
ओके बेटा, अब ये केस स्टडीज़ हैं, चलो केस स्टडीज़ कर लेते हैं। Copper sulfate crystals contain water of crystallization. When the crystal is heated, water is removed and the salt turns white. Crystals can be moistened again with water. The water of crystallization is the fixed number of the water molecule present in one formula unit of copper sulfate. On heating gypsum at 373, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. If the crystal is moistened with water, which color of the crystal reappear? देखो कॉपर सल्फेट आपको किस कलर का मिलेगा? ब्लू कलर का मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? USO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट H2O, हम क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कमर्शियली। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वर्क फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट? USO4.5H2O। 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हो गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज़? स्पेस, सॉरी सैम्पल स्पेस कह रहा हूँ, खाली स्पेस था। नेक्स्ट, एनिमल हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स हैव नीदर नर्वस सिस्टम नॉर मसल। तो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई या मिमोसा फैमिली का जो प्लांट होता है, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। व्हेन अ सीड जर्मिनेट, रूट goes down, stems comes up into the air, what happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. There is no growth involved in this movement. On the other hand, directional movement of the seeding is caused by the growth. If it is prevented from growing, it will not show any growth. So write the types of movement. तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होगी? दो टाइप की मूवमेंट्स होगी, एक ग्रोथ बेस्ड और एक जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती है ना। यहीं पे करें, एक क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अब मेरे को नाम लिखना है इसका, कौन से ग्रोथ पे जो डिपेंड करती हैं उनको हम कैसी मूवमेंट्स कहते हैं, जो डिपेंड नहीं करती उनको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। गिव एन एग्जांपल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ। बहुत बार आप कर चुके हो गए हैं ना, ऑक्सिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर का नाम है। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड लाइट? जो सेंसिटिव प्लांट की जो लीफ की मूवमेंट है ना, वो टच सेंसिटिव है। उन्होंने लिखा भी है सेम चीज, टच सेंसिटिव है, तो मीन्स ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। जबकि जो शूट की मूवमेंट हो रही है वो लाइट के हिसाब से हो रही है, इधर से उसको लाइट मिल रही है, उधर ही उसका शूट ग्रो हो रहा है। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये कैसी मूवमेंट है? ग्रोथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है बेटा। चलो चलो भैया, रीड करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से ये आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। What would be the strength of the magnetic field inside a long solenoid same at all the point? Which end is north, which end is south when the current is flowing through a solenoid? अगर आपका करंट लूप में से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बनता है फ्रॉम फेस, क्लॉक फेस रूल आपने ये पढ़ा होगा। अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहाँ पे आपका साउथ पोल बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमने किससे किया? ये क्लॉक फेस रूल से। लार्ज सोलेनॉइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B along its axis if the current is doubled and the number of turns per unit is half, then what will be the value of new magnetic field? सेम रहेगी। कैसे रहेगी ये आपको करना है और मेरे को कमेंट में बताना है। देखो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ इसको, ये आपके लिए होमवर्क ही है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। चलो भी, आज का हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नए सेशन के लिए भी तैयार रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 12th तक आपके जेई मेंस एडवांस तक की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। थैंक यू।